नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस शारदा डांगे, आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ लेंगे खुला आकाश, पाठ क्रमांक 7, पृष्ठ क्रमांक 27। पाठ का नाम देखिए क्या है, खुला आकाश। लेखक है कुंवर नारायण। शीर्षक के नीचे ब्रैकेट में नीले इंक में लिखा है पूरक पठन। आपको पता है यह है रैपिड रीडिंग। बोर्ड में इस पर 4 मार्क के लिए प्रश्न आते हैं। लेखक का परिचय देखिए। इनका जन्म 1927 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनकी मृत्यु 2017 में लखनऊ, ये भी उत्तर प्रदेश। इनका परिचय देखिए। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। मतलब जो विधाओं, साहित्य की विधाएं है, प्रकार है, उनमें से ज़्यादातर इन्होंने कविता रची है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। समीक्षा मतलब क्रिटिसाइज करना, गुण दोषों के साथ जो मतलब एक दूसरे लेख पर उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, ये लिखना, इसको समीक्षात्मक लेखन कहते हैं। रंगमंच, नाटक, एकांकी जैसे होते उसके लिए। आपकी कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अनुवाद, ट्रांसलेशन। आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। हमारे भारत में जो मानक भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से जो साहित्य हर साल या ऐसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, रचना सर्वश्रेष्ठ होती है, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भारतीय साहित्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, सम्मान। प्रमुख कृतियाँ देखिए। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं गद्य संबंधी, इसकी ओर आइए देखिए। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। बहुत अच्छे मशवरे मिलते हैं हमें यहाँ इस पाठ से। डायरी विधा ऐसा लिखा है। अनेक लोगों को, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, आम जनता में भी बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है। दैनंदिन दिन की शुरुआत से रात तक, सोते तक क्या क्या हुआ, इसको नोट करके लिखते हैं डायरी, तो उसकी डायरी बन जाती है। तो लेखक ने ये अपनी डायरी में लिखा है, इसीलिए यहाँ आपको तारीख मिलती है, दिनांक मिलता है। देखिए क्या लिखते हैं लेखक, देखिए। 10 मार्च 1998 में लिखा है, पहला पैराग्राफ। अंदर की दुनिया, हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं,
निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं के लिए, अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। अब अंदर की दुनिया क्या है, ये बात। मन जो होता है इंसान का, उसको अंदर की दुनिया कहा है। तो हमारा बाहर की दुनिया से भी बहुत बड़ी अंदर की दुनिया होती है, बहुत बड़ी होती है। मन में हम जो चाहे कर सकते हैं, जिधर चाहे चले जा सकते हैं, पल भर में हम आकाश में उड़ सकते हैं, दुनिया की पूरी सफ़र करके आ सकते हैं। तो मन को हमने ऐसा विशाल रखना चाहिए, विस्तृत रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरी आज़ादी है। इसमें से शायद लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमने कभी भी हमारा मन नैरो रखना नहीं चाहिए। वाइड मतलब पूरा, उसमें विस्तार, विस्तृत रखना चाहिए। इसमें विचार जो है वो कैसे होने चाहिए, बहुत बड़े होने चाहिए। हर एक विचार, बोलते ना नैरो माइंडेड का है, मतलब संकुचित विचार, ऐसा नहीं। विचार हमारे पूरे एकदम सबके लिए होने चाहिए, ऐसा है। ओके, तो यहाँ क्या कहते हैं लेखक, आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में हम अपने मन में बिल्कुल आज़ाद होते हैं। मतलब जो चीज़ चाहे मन ही मन हम कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमारे मन में बिल्कुल आज़ादी से हम काम करते हैं। निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। तो ये मन जो है हमारे लिए तो बहुत ही क्या होता है, महत्व का काम करता है। स्वयं मतलब निज, अपना, खुद। मकान पर मकान क्या कहना चाहते हैं, इस परिच्छेद से देखते हैं। 10 मार्च 1998 में ये लिखा है, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आसमान तो सभी ओर है। लेखक कैसे लिख रही है, देखो, एक आसमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है। मतलब गली इतनी पतली है, वहाँ सिर्फ मकान ही मकान है। इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो सैंकड़ी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सैंकड़ी मतलब पतली, एकदम तंग ऐसी। लंद फंद मतलब अव्यवस्थित, जिसमें कौन सा भी डिसिप्लिन नहीं है, ऐसी गली। ये गली में न एक पेड़ है और न वहाँ पेड़ लगाने के लिए कोई जगह है, तो भविष्य में भी वहाँ पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे देखिए, जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। बाहर झांकने से के बाद बाहर एक सिंगल ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, देखिए इसका अर्थ क्या। तो एक मकान के बाद हम बाहर देखेंगे तो थोड़ा प्रकृति का दृश्य देखने को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं बाहर झांकूं तो बाहर नहीं, मतलब कुछ बाहर का दृश्य नहीं देखने मिलता है, दूसरा सिर्फ मकान ही देखने को मिलता है। इसलिए बाहर नहीं बोला, ये तो मकान के अंदर वाला ही दृश्य की मकान ही दिखता है, ऐसा कहना है। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। गली में पेड़ ही नहीं है, लेखक ने ऊपर लिखा है। तो पेड़ों पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई ही नहीं देती, आसमान में उड़ती हुई भी नहीं दिखाई देती। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। इसका मतलब इस जो मकान है, तंग मकान है, जहाँ जैसे शहरों में, महानगरों में
बस्तियाँ होती है भरी भरी, यहाँ निसर्ग नहीं देखने को मिलता। इस परिच्छेद से लेखक यही कहना चाहते हैं कि ना पेड़ दिखता है, ना चिड़िया है लेकिन वह पेड़ पर नहीं बैठती, न वो घोंसले बनाती है, और बैठी है लेकिन बिजली या टेलीफोन के तारों पर। मतलब इंसान को जो सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं की किसी चीज़ पर चिड़िया बैठी है। बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद ही इधर उधर खुदक सकते हो या चूं चूं की आवाज़ें निकाल सकते हो। मतलब लेखक को ये चिड़िया प्लास्टिक की लग रही है, नैसर्गिक प्राकृतिक बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि न उनको बैठने के लिए पेड़ है, न वो इंसानों के घर में जाकर घोंसले बना रही है। खुदकना मतलब चिड़ियों का यहाँ वहाँ घूमना। मैं ऐसे सैंकड़ी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। लेखक ऐसे माहौल में रहना नहीं चाहते, वो इसी कोशिश में है कि मैं यहाँ से निकलूँ। मतलब लेखक, इस बात से पता चलता है लेखक महानगरीय समस्या के साथ साथ महानगरीय समस्या को स्पष्ट कर रहे हैं और वह निसर्ग प्रेमी है। सही साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर। क्या लिखा है लिटरेचर के बारे में, साहित्य कैसा होना चाहिए? देखिए, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। अभी देखो, सिर्फ दाईं आँख से और सिर्फ या बाईं आँख से न देखना, इसका मतलब है उस साहित्य में जो बातें लिखी है वह उन बातों का दोनों साइड से विचार करना। मतलब हाँ, कभी जवाब हाँ या ना ऐसा होता है, या जैसे परीक्षाएं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमें दोनों साइड से देखना है। उसी प्रकार से साहित्य को भी, कौन सा भी आपने साहित्य पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, तो उसको लिखने वाले के विचार दोनों साइड से वो जचते हैं नहीं जचते हैं, दोनों साइड से हमें क्या करना है, उस पर विचार करना है, ढंग से उस पर सोचना है। वही साहित्य है, संपूर्ण साहित्य। आगे पेज क्रमांक 28 पर आइए। उसमें एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है इस परिच्छेद से। जाने खुद को, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों के बीच सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। कितना अच्छा लिखा है। देखिए कि आत्मचिंतन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मचिंतन से हम हमें जानते हैं, लेकिन आत्मचिंतन ऐसा करो कि उसमें थोड़ा भी दूसरों का ख्याल न आए। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। अब दूसरे हमने सबसे पहले दूसरों के बारे में सकारात्मक भाव से सोचना चाहिए। वह हमारा ही एक प्रतिरूप है, ऐसा सोचकर हमने हर एक के बारे में सोचना चाहिए और
दूसरों की भी जो सोच समझ है, विचारधारा है, उसको भी हमें समझ के लेना चाहिए। बहुत अच्छा बताया है। आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आत्मचिंतन से फ़ायदे भी क्या है ये भी बताया है। सिर्फ मनुष्य होते हैं। अभी आगे देखो क्या बताया है, क्या लिखा है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर वह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोज वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। कुछ समझे लेखक का ये लिखने का अर्थ। देखिए, हम कोई इंसान बहुत हिम्मत वाला है, ढाढ़स वाला है, बहादुर है, तो हम उसको कहते हैं शेर की तरह बहादुर है। कोई चालाक है तो मतलब प्राणियों के जो स्वभाव होते हैं उसका नाम हम इंसान के स्वभाव को देते हैं। इस तरह चालाक है, उस तरह क्रूर है, इस तरह निर्दयी है, ऐसे हम इंसान को विशेषण देते हैं। गरीब है गाय की तरह, बराबर। तो जैसे प्राणियों की एक एक क्वालिटी है, वैसे पूरे इंसान की, सारे मनुष्य की एक ही गुण या एक ही क्वालिटी क्यों नहीं है, ऐसा लेखक ने यहाँ मतलब एक सोच रखी है हमारे सामने। बहुत अच्छी मतलब एक सोच हमारे सामने रखी है, हमने सोचना चाहिए इस सोच पर। बच्चों, इस पाठ के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो सोचने समझने के लिए। अब तक यहाँ एक भाग 1 यहाँ किया है, यहाँ तक उस पर मैंने स्वाध्याय तैयार किया है। वो स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। अब जो शब्द मैंने दिए हैं यहाँ, उन शब्दों को पढ़कर आपको पाठ से ही आए हुए विरुद्धार्थी शब्द लिखना है अंदर। इसके लिए विरुद्धार्थी शब्द पाठ से लिखना है। स्वार्थी, बाइन। यहाँ एक शब्द आया है कहीं और कहीं। इन 2 शब्दों में फ़र्क बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अब इस पाठ में संज्ञा भी है और विशेषण भी है। इन संज्ञा शब्दों को और विशेषण शब्दों को आपको लिखना है। और प्रश्न चौथा, महानगर की समस्या पर अपने विचार 7-8 वाक्यों में लिखने हैं। ये सारा जो स्वाध्याय मैंने दिया है वो आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।